चांदपुर गांव में दो पड़ोसनें रहती थीं। एक का नाम शबनम और दूसरी का नाम जरीना था। शबनम समझदार और मेहनती औरत थी और अपने खानदान का बहुत ख्याल रखती थी, जबकि उसकी पड़ोसन जरीना और उसका शवहर दोनों कामचोर और सिस्त थे। जरीना इंतहाई काहल थी। वो अक्सर शबनम के घर से चीजें चरा लिया करती थी। इस गांव में पानी लाने के लिए सहरा को पार करके कुआं तक जाना पड़ता था। जरीना और उसके शवहर से इतनी मेहनत का काम नहीं होता था, इसलिए जरीना शबनम के पानी का घड़ा चरा लिया करती थी। शबनम का शवहर रईस जमींदार के खेत में मजदूरी करता था, मगर अब जमींदार ने अपना खेत किसी और को बेच दिया था, इसलिए उसे काम की तलाश में शहर जाना पड़ रहा था। सुनते हो जी, अपना ख्याल रखना। सुना है शहर ज्यादा अच्छी जगह नहीं होती। ओरे तो फिक्र क्यों करती है? मैं अपना ख्याल रख लूंगा। तुम यहाँ उम्मा और अली का ख्याल रखना। हाँ, वो तो रखना ही पड़ेगा। तुम लोगों की खातिर ही तो मैं शहर जा रहा हूँ, वरना मैं तो यूं ही रोटी खाकर पड़ा रहता तो भी कोई बात न थी। मगर अब बूढ़ी उम्मा और अली के लिए घर में रोटी होनी चाहिए। बात तो ठीक है, काश मैं भी तुम्हारे साथ चल पाती। तो साथ चलेगी तो उन दोनों का ख्याल कौन रखेगा? अभी तो मुझे खुद नहीं पता वहां क्या करूंगा, काम मिलेगा या नहीं। फिक्र न करो, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। खुदा इतना भी बेरहम नहीं। अगली सुबह शौहर सामान बांधकर शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बेटा, मेरे जाने के बाद तो ही घर का मर्द है। अपनी माँ और दादी का ख्याल रखना। शरारत करके उनको तंग मत करना। हाँ बाबा, आप कब वापस आएंगे? जल्दी आऊंगा बेटा। मुझे भी तुम लोगों की याद आएगी। शबनम ने एक पोटली पकड़ाई। ये लो, उसमें खाना है, रास्ते में खा लेना। और ये कुछ पैसे हैं, मैंने बचाकर रखे थे। शौहर ने पैसे लिए और चल दिया। जरीना अपने घर के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। वह बड़ी ड्रामाबाजी है। सबके शौहर शहर जा रहे हैं और ये खुश होकर अलविदा कर रहे हैं। शबनम ने उसे घूर कर देखा। जरीना दिल में कढ़ती रही। अब मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। इसने मुझे बहुत नीचा दिखाया है। जरीना को शौहर ने आवाज दी। रे खड़ी क्या है, अंदर आ, चाय नाश्ता तैयार कर। सारा दिन खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता तुझे? इधर अली स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। अली, जरा इधर आ। ये लकड़ी की मोटी लाठी ले आ। बगैर लाठी के घर मत आना। शबनम सिर पर पानी के घड़े रखकर कुआं की तरफ चल पड़ी। अम्मा, आप दो दो घड़े कैसे उठा लेती हो? बेटा, जब आदत पड़ जाए तो सब आसान लगने लगता है। घर आकर उसने घड़े आंगन में रखे। थोड़ी देर बाद देखा तो एक घड़ा गायब था। अम्मा, उठो, पानी का घड़ा कहाँ गया? मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। शबनम समझ गई कि ये जरीना का काम है। उसके सिवा यहाँ कौन आ सकता है? वो आंगन में खड़ी चीखने लगी। जरीना, बाहर आ, नालायक। तुमने मेरा घड़ा चोरी किया है, मैं तुमको छोड़ोगी नहीं। जरीना बाहर निकली। ओए जबान संभाल। मैंने कुछ नहीं चोरी किया। अपनी चीजें संभाल कर रखा कर। इम्मा ने समझाया। बेटी, खुदा सब देख रहा है। इसी वक्त अली स्कूल से लाठी ले आया। अम्मा, ये लो लाठी। बड़ी मुश्किल से मिली है। बस मुझे मत मारना। अम्मा ने लाठी शबनम को दे दी। बेटी, अब यही तेरा हथियार है। शाम को जरीना का शवहर शबनम के घर से लकड़ियां चराने लगा। शबनम ने देख लिया और लाठी से खूब पटाई की। चोर, नालायक! वो भागकर घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। जरीना गुस्से में बोली। ये शबनम बहुत सिर चढ़ गई है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरे दिन शबनम पानी भरने गई। घड़ा उठाते ही उसकी कमर टूटने लगी।
हाय अल्लाह, ये काम मेरे बस का नहीं। इससे एक घड़ा ही भरकर लाया गया। घर पहुंचकर उसने घड़ा रखा। थोड़ी देर बाद देखा तो घड़ा खाली था। अब फिर पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। देखा उम्मा, ये ज़रीना कभी नहीं सुधरेगी। शबनम गुस्से से जरीना के घर गई और जो घड़ा जरीना ने चोरी किया था वो लाठी से तोड़ दिया। जरीना गुस्से में पंचायत के पास गई। सरपंच जी, शबनम जादू टोना करती है। इसकी लाठी में बड़ी ताकत है। सरपंच ने सर हिला दिया। दो आदमी शबनम के घर तलाशी लेने आ गए। हमें पंचायत ने भेजा है। उन्होंने घर का सामान बाहर फेंक दिया। शबनम लाठी लेकर शेरनी बन गई। बगैर बताए मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? सरपंच डर गया। चुप हो जा, आराम से बात कर। बाद में पंचायत ने एक औरत को निगरानी पर लगा दिया। वो आस-पास मंडलाने लगी। शबनम ने देख लिया और उसे थप्पड़ मार दिया। मेरे घर में झांकती है, शर्म नहीं आती। रात को दो आदमी शबनम के घर के बाहर छिपकर खड़े हो गए। अचानक किसी के चलने की आवाज आई। वो डर गए। इसी वक्त देखा कि जरीना पांव पटकती हुई शबनम के घर के पास से चली आ रही है। पंचायत में सच सामने आ गया। लेकिन जरीना के शौहर ने कहा कि जरीना को नींद में चलने की बीमारी है। इस तरह जरीना बच गई। सरपंच ने कहा, असल बात तो ये थी। जादू टोना कुछ नहीं, असल मसला यही है। जरीना शर्मंदा हो गई, मगर गुस्से में उसने शबनम से लाठी छीनने की कोशिश की। उसका शौहर भाग गया और जरीना उसके पीछे चीखती हुई दौड़ पड़ी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहानी एक गांव संदरपुर की है, जहां हामिद नाम का एक किसान अपने खानदान के साथ रहता था। इसके खानदान में इसकी बीवी साजदा और एक बेटी इनाम थी। हामिद के पास अपनी जमीन थी जिस पर वो आम की काश्त करता था। पूरा साल मेहनत करने के बाद जब आम की फसल तैयार हो जाती तो वो आम शहर ले जाकर बेच देता, जिससे उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती। उन्हीं पैसों से वो अपने घर का खर्च चलाता और बाग के लिए बीज, खाद और दूसरी जरूरी चीजें खरीदता था। हामिद और साजदा का एक ही ख्वाब था कि वो अपनी बेटी इन्नम को बहुत अच्छी तालीम दिलाएंगे। इन्नम 5वीं जमात में पढ़ रही थी। इस साल हामिद के बाग में बहुत ज्यादा आम आने की उम्मीद थी। वो इस बार की फसल को लेकर बहुत पुरजोश था। साजदा ने भी कहा, इस बार लगता है आमों की पैदावार बहुत अच्छी होगी। अगर आम अच्छे हुए तो शहर में उनकी अच्छी कीमत मिलेगी और हमें ज़्यादा मुनाफे होगा। अगर इस बार ज़्यादा पैसे मिले तो मैं इनमें से कुछ रकम इन्नम की पढ़ाई के लिए जोड़ कर रखूंगी, क्योंकि आगे जाकर उसे शहर में भी पढ़ने भेजना होगा। हामिद भी यही सोच रहा था कि इसी तरह वो रकम जमा कर पाएगा ताकि इनाम आराम से पढ़ सके। वो बेसब्री से आम पकने का इंतजार कर रहा था। आम पककर तकरीबन तैयार ही हो चुके थे कि एक दिन हामिद बाग में फलों का मायना करने गया। अचानक उसकी नजर आमों पर लगे कीड़ों पर पड़ी। ये देखकर वो हैरान रह गया। ये क्या? आमों पर कीड़े कैसे लग गए? अगर फल खराब हो गए तो ये कैसे बिकेंगे? और अगर आम न बके तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसी फिक्र में वो घर वापस आया और साजदा से बोला, मैंने देखा है कि कुछ आमों पर कीड़े लग गए हैं। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए हैं। अगर सारी फसल खराब हो गई तो हमारा क्या होगा? आज तक हमारे बाग में इतने अच्छे फल लगते थे। इस बार ऐसा कैसे हो गया? आपने तो बाग का बहुत ख्याल रखा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। कल जाकर अच्छे फल अलग करने होंगे। शायद कुछ बच जाएं। अल्लाह ही सब बेहतर करेगा।
अगले दिन जब हामिद बाग में आम तोड़ने गया तो उसने देखा कि तकरीबन सारे ही फल सड़ चुके हैं। हर आम में कीड़े लगे हुए थे। साजदा, इस बार तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा और इनाम की पढ़ाई का क्या होगा। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। हालात खराब होने पर साजदा ने गांव के जमींदार रशीद खां के घर खाना बनाने का काम शुरू कर दिया ताकि कुछ आमदनी हो सके। पैसों की कमी के बास इनाम का स्कूल भी छूट गया। ये सब देखकर हामिद दिन बदन उदास रहने लगा। जमींदार के घर उसकी बीवी नाइला बेगम और एक 5 साल का बेटा हमजा था। साजदा सुबह सवेरे उनके घर चली जाती और सारा बावर्ची खाने का काम संभालती। वहाँ सफाई के लिए पहले से एक नौकरानी काम करती थी जो बहुत चालाक और लालची औरत थी। वो मालकन की नजरों से बचकर अक्सर बावर्ची खाने से कुछ न कुछ चरा कर खा लिया करती थी। लेकिन जब से साजदा ने वहाँ काम शुरू किया था उसके लिए ये सब करना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से वो साजदा से जलने लगी। वो साजदा को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हुए कहती, एरे साजदा, तुम सारा दिन काम करती रहती हो और कुछ खाती पैती भी नहीं। मालकन को क्या पता चलेगा, जरा सा कुछ खा लिया करो। नहीं, बगैर इजाज़त कुछ लेना चोरी है। अगर कुछ चाहिए तो उनसे मांग लो, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। साजदा के इस ईमानदार रवैये को देखकर नौकरानी खामोश हो जाती, मगर दिल ही दिल में उससे दुश्मनी रखने लगी। वो सोचने लगी कि किसी तरह साजदा को यहाँ से निकलवा दे। मगर साजदा के अच्छे काम और ईमानदारी की वजह से नाइला बेगम उसे बहुत पसंद करती थी। वो अक्सर साजदा को कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। कभी-कभी साजदा अपनी बेटी इनाम को भी साथ ले आती। इनाम एक कोने में बैठकर अपनी किताबें पढ़ती रहती। एक दिन नाइला बेगम ने इनाम को किताब पढ़ते देखा तो साजदा से पूछा, तुम्हारी बेटी को पढ़ने का इतना शौक है तो ये स्कूल क्यों नहीं जाती? ये पहले स्कूल जाती थी और 5वीं तक पढ़ चुकी है। आगे भी पढ़ना चाहती है, मगर हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि घर का खर्च चलाना ही मुश्किल है। पढ़ाई का खर्च कहाँ से निकालें? हमारा ख्वाब है कि हम उसे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएं, मगर अभी मुमकिन नहीं। एक दिन साजदा खाना बना रही थी कि नाइला बेगम ने आवाज दी, मैं नहाने जा रही हूँ, जरा 10 मिनट हमजा को देख लेना। ये कहकर वो बच्चे को सहन में बैठाकर चली गई। साजदा बावर्ची खाने में मसरूफ थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो दुश्मन नौकरानी हमजा को सहन के दरवाजे के करीब छोड़ आई ताकि वो बाहर सड़क की तरफ चला जाए और साजदा पर इल्जाम आ जाए। लेकिन उसे मालूम न था कि इनाम वहीं सहन में किताब पढ़ रही थी। इनाम ने देखा कि दरवाजा खुला है और हमजा सड़क की तरफ बढ़ रहा है। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। इनाम ने एक लम्हा जाया किए बगैर दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर नाइला बेगम और साजदा भाग कर आए। इनाम ने बताया, हमजा अकेला सड़क की तरफ जा रहा था। सामने से गाड़ी आ रही थी, मैंने फौरन उसे उठा लिया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। नाइला बेगम घबरा गईं और बोले, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ा? अल्लाह का शुक्र है तुमने वक्त पर देख लिया। वो साजदा और इनाम का बार बार शुक्रिया अदा करने लगे। ये सब कुछ वो नौकरानी छिपकर देख रही थी और दिल ही दिल में पछताने लगी कि उसकी चाल अल्टी पड़ गई। नाइला बेगम ने साजदा से कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं उसका बदला तो नहीं चुका सकती, मगर तुम जो चाहो मांग सकती हो। नहीं बीबी, ये तो हमारा फर्ज था। तुमने बताया था कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो, मगर पैसे नहीं हैं। आज से इनुम दोबारा स्कूल जाएगी। उसकी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगी, चाहे वो जितना भी आगे पढ़ना चाहे। ये सुनकर साजदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने दिल से दुआ दी। घर आकर उसने हामिद को सारी बात बताई। हामिद ने खुशी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। अब हमारी बेटी की पढ़ाई की फिक्र खत्म हो गई। आखिर में यही सबक मिलता है कि जब इंसान नेक नीति से दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। नेकी कभी जाया नहीं जाती और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गर जाता है।